ये बताया जाए। इतना शांत शांत क्यों हो जाते हैं आप लोग? बात नहीं। ये आवाज आ रही है सभी लोगों को? सर ये एआई क्या है, इसके अनुप्रयोग क्या है सर? कि हम्म। भारत सरकार द्वारा क्या क्या कदम उठाए गए इसके बारे में, और रोजगार कुछ? में क्या संभावना है, हेल्थ केयर में क्या संभावना है, कृषि में, शिक्षा में, ई गवर्नेंस में। पीवाईक्यू देखे हैं आप लोग? यस सर। क्या क्या प्रश्न आ रखा है पीवाईक्यू में? बताए, फटाफट बताएं। पीवाईक्यू क्या क्या आ रखा है यहाँ से, या एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता से, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, रोबोटिक्स से, फिर अनुप्रयोग से, विकास प्रौद्योगिकी का विकास कैसा रहा है, विभिन्न समस्या समाधान के लिए विज्ञान प्रौद्योगिकी की जो भूमिका है उसका विकास है। यहाँ से प्रश्न क्या क्या है पीवाईक्यू में, कोई देखा है? देखें आप लोग कोई? पीडीएफ दिख रहा है? हेलो? हेलो? यस सर, दिख रहा है। चलिए, शुरुआत किया जाता है। आप लोग तो ध्यान चला गया आप लोग को। चलिए, अगर हम बात करेंगे इसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई में क्वेश्चन क्या क्या पूछे जा चुके हैं, अगर बीपीएससी की बात करें या अदर स्टेट पीसीएस की बात करें, तो प्रश्न यहाँ लगातार पूछे जाते हैं। पर खासकर बीपीएससी की हम बात करें तो एआई को लेकर किस प्रकार के प्रश्न बनाए जा सकते हैं, इन्हीं को पता है? कुछ तो एनालिसिस आप लोग किए होंगे। कृषि सर, कृषि में कैसे साइंस का उपयोग किया जाए, हेल्थ में कैसे उपयोग किया जाए, जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग, दूरस्थ संवेदन क्या है सर, कि मौसम का पूर्वानुमान को लेकर, भूकंप वेरी गुड। जनित, अंतरिक्ष में अनुसंधान, वेरी गुड। और साथ ही पर्यावरण में जैव तकनीक के बारे में। ठीक अभी सर। एआई सबमिट हुआ है ना? यस सर। अभी एआई सबमिट हुआ है, तो उसमें सबमिट में क्या क्या बातें की गई हैं कोई बताएंगे? इस पर डीएनए भी मैंने कराया है सबमिट पर। भारत सरकार क्या की है एआई सबमिट को लेकर? सर एआई फॉर ऑल की नीति और मानव विजन के बारे में सबसे एआई पहले तो समिट में बोलते जाइए। 7 चक्र पर बात किया गया है, जिसमें एआई संसाधनों का लोकतांत्रिकरण, आर्थिक वेरी गुड। सामाजिक कल्याण, वेरी गुड। और रिसर्च के लिए एआई का उपयोग, और हम्म, मानव पूंजी के विकास जैसे कि स्किल एजुकेशन वगैरह देने के लिए, बहुत और अच्छा। सभी के लिए एआई को हम्म, सुनिश्चित करना है, और हम्म, सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय एक थीम को लेके इसको रखा बहुत गया अच्छा। था। और इसमें 3 सूत्र पीपल, प्लानेट और प्रोग्रेस को रखा गया था। और बहुत अच्छा। मानव जो तो एआई सबमिट्स को ध्यान में रखकर आपको यहाँ से प्रश्न के सारी चीजों को, एंगल को कवर करना होगा, क्योंकि जो थीम इसका बेस था, हम सुखाए की बात कर रहे हैं, स्वजन हिताय स्वजन सुखाय की बात करें, तो कैसे काम करेगा एआई, इसको कैसे बढ़ा सकता है? तो सर्वजन हिताय प्लस क्या है, स्वजन हिताय ना, स्वजन सुखाय, सुखाए। स्वजन सुखाय। तो ये कॉन्सेप्ट जो आने वाले समय में कैसे काम करेगा हमारे शासन प्रशासन के लिए, शासन प्रशासन के लिए, और शासन प्रशासन इसलिए कितना जवाबदेह है,
जवाबदेह है प्लस कितना उत्तरदायी बता पा रहा है, उत्तरदायी बना पा रहा है, उत्तरदायी बना पा रहा है। ये चीजें आपको ध्यान रखना है, यहाँ से प्रश्न आपको बनाया जा सकता है। अब रही बात कि हाँ यहाँ से हम कैसे कवर करें कि हाँ यहाँ से हम प्रश्न पूछेंगे, तो यहाँ पर 7 चक्र 7 चक्र की बात की गई है ना। 7 चक्र यस में सर। देखिए, 7 चक्र में ध्यान रखिए, सबसे इम्पोर्टेंट है एक चीज जाके, बहुत सी चीजें तो है ही हैं, कुछ इम्पोर्टेंट जिसको आपको जरूर कवर करना चाहिए। आर्थिक प्लस आर्थिक विकास प्लस सामाजिक भलाई की बात हो रही होगी, देखे होंगे आप लोग, एक बार खोल के जरूर देख लीजिएगा। एक ये होगा, दूसरा होगा मानव पूंजी विकास। मानव पूंजी विकास क्यों बात हो रही है मानव पूंजी विकास का, कोई बता सकेंगे? तीसरा है सामाजिक सशक्तिकरण की बात हो रही होगी, सशक्तिकरण की बात हो रही होगी, में कितना बेहतर पहुंच हम कर सकते हैं। उसके बाद और सिर्फ जो जो भी चीजें हैं ना, बाकी चीजें ये 3 को छोड़कर बाकी चीजें एआई के साथ जोड़कर प्रौद्योगिकी को हम कैसे बेहतर कर सकते हैं इसकी बात हो रही होगी, या जो भी हम सेवाएं दे रहे हैं उसको कैसे हम बेहतर कर सकते हैं इसकी बात हो रही होगी। और ये 3 जो टॉपिक है ना, जो अवसर्जना हिताय और अवसर्जना सुखाय की बात की जा रही है, उसी के परिप्रेक्ष्य में सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण की बात कर ले, आर्थिक विकास की बात कर लें, या हम मानव पूंजी की बात है, कुल मिलाकर ये बात क्या करता है, प्रशासन में कैसे भूमिका बेहतर हो सकेगी लोगों की, या लोगों के लिए लोगों के लिए प्रशासन कितना बेहतर हो सकता है, इसी टॉपिक से रिलेटेड है। तो ये मान के चलिए इस टॉपिक से आपको प्रश्न बनाए जा सकते हैं, जहां पर लोगों का जुड़ा मामला हो या प्रशासन लोगों के लिए काम कर रहा हो, तो दोनों मामले में आपसे प्रश्न यहाँ से बनाए जा सकते हैं। तो इस संदर्भ को समझिएगा कि हाँ यह यहाँ से प्रश्न बनने वाला है। तो 7 चक्र जो दिया गया उसको अच्छे से एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, बाकी सब ठीक है, पर ये 3 को जरूर देख लेना है, याद कर लेना है, यहाँ से प्रश्न बनाए जा सकते हैं। तो ये एआई सबमिट को ध्यान में रखता है। बाकी चीजें हैं नैतिक जो एथिक्स एआई की आवश्यकता क्यों है अभी वर्तमान में, क्योंकि अभी बढ़ता जो कंटेंट है, देखते होंगे जो भी कंटेंट है, हम किसी फील्ड की बात कर रहे हैं, हम तो देख रहे हैं उसमें लोगों के अनैतिक व्यवहार ज्यादा हो रहा है, लोग कॉपी पेस्ट ज्यादा कर रहे हैं, किसी का कॉपीराइट का जो कॉपीराइट पॉलिसीज है उसका हनन कर ले रहे हैं, कंटेंट की सीमा नहीं है, कोई भी सर्च कर जो सोर्स लेकर हम लोग ले रहे हैं उसका कोई वेरिफिकेशन नहीं किया जा रहा है। कुल मिलाकर बात यही है कि जैसे जैसे एआई की प्रौद्योगिकी बढ़ेगी वैसे वैसी नैतिकता की बात हो रही है। याद कीजिए, मैं हमेशा बोलता हूँ आप लोग को, मौलिक अधिकार जितना मजबूत आप चाहते हैं ना, उतना ही आपके साथ साथ मौलिक कर्तव्य भी चलता है उतनी ही मजबूती के साथ। याद है, मैं डीएनए में हमेशा ये बात बोलता हूँ, यस सर। जितना जितना आप मौलिक अधिकार की फंडामेंटल राइट की बात करेंगे उतना ही समानांतर फंडामेंटल ड्यूटी की बात हो रही होगी। पर यह ड्यूटी को लागू राज्य नहीं कर सकता है, क्यों नहीं लागू कर सकता सबको पता आप लोगों को इस बारे में। पर यह व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है कि हाँ आप जो भी सेवा ले रहे हैं, जो भी सेवा एक्सवाइजेड जो भी सेवा ले रहे हैं राज्य से, उसके परिप्रेक्ष्य में क्या करना है, युक्ति युक्त रूप से आपको निर्वहन करना है अपने दायित्व का। तो जब हम एआई की बात करेंगे, एआई की बात करें, नैतिक एथिकल एआई की बात करें, तो यही परिप्रेक्ष्य है। तो आपको नीति परिप्रेक्ष्य में, नीति निर्माण में ये बातें पूछ सकता है कि जब हम नीति निर्माण कर रहे हैं या नीति का क्रियान्वयन कर रहे हैं या नीति सेवाओं तक पहुंच स्थापित कर रहे जनता तक, तो इसमें एथिक रूप से हम एथिकल एआई को कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे हम बेहतर कर सकते हैं, इसी परिप्रेक्ष्य में सारी बातें की जा रही होंगी। क्लियर है? और बाकी आप लोगों को सब पता है कि एथिकल एआई क्या होता है, एआई के प्रयोग क्या है, अनुप्रयोग क्या है, ये तो सब आप लोगों को पता है, इसको आप लोग कहीं ना कहीं पढ़े ही होंगे। इस पर डिस्कशन करने की जरूरत है? किन्हीं को दिक्कत हो रहा है? और बाकी लोग जो नहीं पढ़ के आते हैं प्लीज पढ़ा करें, ज्यादा कुछ सीख पाइएगा, सिखाया जा सकेगा। ठीक है ना? सर एक डाउट था, जो हाँ एग्जाम्पल लिखते हैं उसको कोई ऐप के बारे में, रोबोट के बारे में, वो इंग्लिश में लिख सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं लिख सकते हैं, वो इंग्लिश कुछ कुछ शब्द अवेलेबल रहती है, अब हिंदी नहीं थोड़ा कर टफ हो पाइए। जाता है उसको जल्दी में लिखने में। हाँ, तो वो सब इंग्लिश में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पर ज्यादा यूज मत कीजिएगा, साइंस टेक में यूज कीजिए चल जाएगा। ठीक है ना? यस सर। और बताइए, इसमें किस क्वेश्चन का एनालिसिस करा दिया जाए, बोला जाए?
आप लोग पढ़े होंगे तो किस क्वेश्चन को देखे हैं, बाकी लोग क्यों नहीं बोलते हैं, क्या दिक्कत है भाई साहब? सर सैन्य क्षेत्र में एआई की भूमिका को लेके कर बता दीजिए सर। बाकी लोग वीडियो अपलोड हो रहा है इसलिए नहीं देखेंगे क्या, नहीं ज्वाइन करेंगे क्या, क्या चले जाए? अच्छा, क्या बोले, रक्षा क्षेत्र में कौन सा क्वेश्चन है, कितना नंबर, सैन्य वाला? यस सर 6 लॉन्ग वाला। तो इसमें जो पढ़े होंगे जब आप, तो इसमें क्या क्या नजर आया, पहले आपका आइडिया कहाँ तक जा पा रही है बताइए, क्या सोच पा रहे हैं अभी एआई को लेकर, भारत सरकार या रक्षा क्षेत्र में हम कैसे काम कर रहे हैं, जितना ड्रोन तकनीक है उसको डेवलप कर रहे हैं, मल्टीपर्पज यूज कर रहे हैं, ये सब तो आप देखेंगे सुने ही होंगे ना। यस सर सीमा पार ड्रोन हाँ, तकनीक है, तो इसमें वही हम सब एआई को दिखता है। कैसे अभी देख रहे होंगे कि जब हम एआई के इसके संदर्भ में बात करते हैं तो आप देखते होंगे कि रोबोटिक्स का यूज किया जा रहा है एआई को और बेहतर करने के लिए। जैसे हम ऑटोनोमस और वेपन की बात करते हैं, सुने होंगे ना अभी, ये नाम सुने यस इसका, LAWS, इसका नाम सुने, जो लिथल ऑटोमेनस वेपन सिस्टम की बात सुने, वही सर। ऑटोमोनस वेपन सिस्टम जो ऑटोमेटिक रहेगा, तो ये सब हम बॉर्डर पर दुर्गम क्षेत्रों में हम कर सकते हैं, ड्रोन रोबोटिक्स मिसाइल बिना मानव के ही चलाया जा सकता है, अभी सब बातें चर्चा चल रही थी, यही सब की चर्चा करनी है। इससे लाभ क्या होगा कि हम त्वरित रूप से मानव क्षति को रोक सकते हैं, फिर दुर्गम स्थानों पर भेज सकते हैं, तो ये सब चीजें हो पाएंगी। फिर सर्विलांस और इंटेलिजेंस के लिए इसका उपयोग कर रहे हैं हम लोग, एआई का प्रयोग कर रहे हैं, जैसे आप सुने होंगे एआई डाटा से सैटेलाइट इमेजिंग जो करते हैं, सोशल मीडिया संचार डेटा विश्लेषण करते हैं, सोशल मीडिया जो हमारा है डिजिटल प्लस संचार का डेटा जो है उसका एनालिसिस हम लोग करते हैं। ये सब दो तीन चीजें हैं जो आप लोग को देखनी चाहिए ताकि हम कर पाते हैं। जो पैटर्न नाम सुने होंगे, ये सब पैटर्न रिकग्निशन नाम सुने हैं, फेस रिकग्निशन, जब फेस को हम रिकग्नेट करते हैं, जैसे आप देखे होंगे एयरपोर्ट पर गए होंगे, कोई लोग गए एयरपोर्ट गए हैं, वहाँ पर फेस डिटेक्शन लगा रहता है, कोई अभी हाल फिलहाल में बहुत से स्टेशनों पर फेस डिटेक्शन लगाया जा रहा है, कैमरा ऐसा है कि डिटेक्ट कर लेगा। अभी जो आप लोग ये यूज करते हैं यातायात के लिए, गाड़ी यूज कर रहे हैं, उसके बाद जो ट्रैफिक रहता है वहाँ पर यूज किया जा रहा है, हाई रेजुलेशन का लगाया जा रहा है, टोल प्लाजाओं में लगाने का बात चल रही है, जहाँ पर फेस डिटेक्शन कर पाएगा लोगों का कि हाँ कोई अपराधी पर डाटाबेस से निकाल कर हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। बिना एआई के ये संभव है? नहीं सर। आप लोग डीएनए में देखे होंगे, मैंने न्यूज कवर किया था जहां पर एआई ने किसी बिरयानी बिरयानी का 70,000 करोड़ का क्या किया था, करोड़ का जो जीएसटी वो नहीं भरा था, टैक्स नहीं भरा था, तो उसकी जांच का एनालिसिस किया। ये बिग डाटा को बिना सर्च किए एआई के माध्यम से किया जा सकता था, मैनुअली नहीं। तो यही आपको बताना है कि ये मैनुअली पॉसिबल है, जो पहले हम मैनुअली करते थे अब उसका डाटा प्रयोग कर हम ये सब चीजें कर सकते हैं। क्लियर है? ये सब बातें आप बता के आगे बढ़ सकते हैं और चीजों को कवर कर सकते हैं। अब है एआई को लेकर स्वतंत्र नियम के ढांचा क्या है, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्या है, आवश्यकता क्यों है, तो ये सब बातें जब करिएगा तो इसके संदर्भ में बातें जोड़ के ऐड कर देनी है। अब साइबर युद्ध, अभी नाम सुने होंगे, साइबर युद्ध नाम सुने हैं? हैकिंग का, डिफेंस का आपको सुने होंगे। अभी अभी जो हारमुज पर लगा हुआ है, इतना जाम लगाए हुए ईरान लगाए, क्या कर रहा है, यही नहीं कर रहा है, ब्लॉक कर दे रहा है, डिकोड कर, जो कोडिंग है उसको डिकोड कर दे रहा है, कोडिंग को चेंज कर दे रहा है, तो क्या हो रहा है, जहाज भटक जा रहे हैं, जहाज अपने गंतव्य पर नहीं पहुंच पा रहा है। तो ये क्या है, सब एआई का है, सुरक्षा, रक्षा और सैन्य और रणनीतिक क्षेत्रों में इसका प्रयोग किया जा रहा है कि अब हथियार केवल बंदूक से नहीं लड़े जा रहे, बारूद से नहीं लड़े जा रहे, हथियार अब विज्ञान से लड़े जा रहे हैं, विज्ञान के तकनीकों से लड़े जा रहे हैं।
जिसमें एआई और बढ़ता उपयोग देखता सारा, एआई अपना सर्वोत्तम उपयोग दिखा रहा है। तो ये सब बातें आप कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं, समझा सकते हैं। क्लियर है? तो एआई के प्रयोग को लिख सकते हैं। उसके बाद युद्ध रणनीति निर्णय क्षमता, जैसे डिसीजन सपोर्ट के लिए भी काम कर रहा है। अब है कि हम कुछ डेटाबेस कर दे रहे हैं, डेटाबेस कर दे रहे हैं, दे रहे हैं सपोर्ट सिस्टम के लिए। तो ये क्या कर रहा है कि एआई युद्ध के दौरान क्या हो सकता है, जोखिम कितना जा सकता है, समाधान प्रबंधन कैसे कर सकते हैं, संसाधनों का प्रबंधन कैसे कर सकते हैं, रणनीतिक योजनाएं कैसे बना सकते हैं, ये सब सुझाव भी देने शुरू कर दिया है। अमेरिका इसका प्रयोग कर रहा है। इन सब चीजों को समझिएगा कि हाँ, रणनीतिक क्षेत्र में इसका प्रयोग हम कैसे कर सकते हैं। डाटा ड्राइव वेलफेयर वारफेयर की बात होती है, जिसके पास आप सुने होंगे कुछ दिन पहले नरेंद्र मोदी जी, कुछ माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा कुछ बातें की, जिनके पास डाटा अधिक है वही राज करेगा विश्व में। याद कीजिए पिछले साल जब समिट हुआ था, उसमें बातें इनके द्वारा की जा रही थी। फिर G20 शिखर सम्मेलन में बातें हो रही थी, अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा भी ये बातें हो रही हैं। तो जिनके पास जितना डाटा बेहतर होगा वही शक्ति का संतुलन कर पाएगा। तो जी, हम रक्षा क्षेत्र में जितना डाटा रखेंगे उतना बेहतर हम युद्ध कर पाएंगे। समझ पा रहे हैं बात को? लॉजिस्टिक और सप्लाई चेन इस क्षेत्र में हम उपयोग कर पाएंगे, जैसे हथियार, ईंधन, संसाधनों के आपूर्ति, एआई का उपयोग कर सकते हैं। डाटा फैक्ट को हम एनालिसिस करवा के कि हाँ, कौन सा वस्तु हम एक जगह से दूसरे जगह वजह एक जगह से दूसरे जगह ले जा रहे हैं, इस बीच में हमें क्या लॉजिस्टिक एक्स्ट्रा बर्डन पड़ जा रहा है, सप्लाई चेन कैसे प्रभावित हो, किन कारणों से, और ये सब सारा चेक हम इससे कर सकते हैं। फिर एआई से जुड़े नैतिक समस्या आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। जुड़ी नैतिक समस्या क्या है कि अभी बात हो रही थी एक कॉन्सेप्ट का, याद कीजिए कि कुछ दिन पहले ही अमेरिका ने एक लॉन्च किया था, जहां पर वो अपने फ्रंट लाइनर जो विदेशों में भेजे जाते हैं सैनिक, उसके जगह रोबोट भेजेगा। ऐसे बात चली थी 1-2 साल पहले, पर वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई। उसके पीछे का बहुत सा कारण रहा, नहीं हो पाई। पर एक थॉट दे के वो चला गया इस बीच में, ह्यूमन इन द लूप का, जो मशीन, यदि मशीनें खुद निर्णय लेने लगे तो ह्यूमन की आवश्यकता क्या होगी। तो ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा, नैतिकता के प्रश्न में जब भी प्रश्न पूछेगा तो इस कॉन्सेप्ट को जरूर लिखिएगा, ह्यूमन इन द लूप। कि भाई अगर हम मशीनों को लगा ही देंगे सब जगह, मशीनें खुद निर्णय लगेगी, तो यह बुद्धिमत्ता इसके पास जो है वो उसका क्या करिएगा, फिर मानव का क्या जरूरत पड़ जाएगा, जरूरत पड़ेगा। मान लीजिए ऑटोनोमस, हम लोग रोबोट के बात कर रहे हैं, एआई कंसेप्ट की बात कर रहे हैं, तो एक समय मान के चलिए कि मशीन भी यही खुद बना लेगा, निर्णय भी ले लेगा, सब कुछ यही कर लेगा, तो फिर मानव की आवश्यकता रह जाएगी। एक ऐसा समय आज से 10 साल, 20 साल, 50 साल बाद हम समझे, अगर ऐसी बात कर ले तो कोई बताए। नो सर। तो यही चीज समझने का प्रयास कीजिएगा कि यह सबसे बड़ा नैतिकता का समस्या ही आएगा, जो इसका निर्माण किया उसी के विनाश का एक मूल कारण माना जाएगा। तो सबसे पहले तो ह्यूमन इन द लूप का कॉन्सेप्ट जो ये दे के गया कि हाँ, तो भाई क्या मशीन जीवन मृत्यु के निर्णय लेने का अधिकार होना चाहिए, तो ये सबसे बड़ा प्रश्न होगा। अब ये कोई व्यक्ति को हम लगा देंगे कि हाँ, एक आम आदमी के मारने के लिए किसी मशीन का प्रयोग किया जाए, ह्यूमन रोबोटिक्स की बात करें, हम उसकी बात कर ले, तो नहीं हो सकता है। ये बहुत बड़ा सैद्धांतिक प्रश्न होगा या मानवाधिकार से जुड़ा मामला होगा, तो आने वाले समय में यहाँ से प्रश्न उठेगा। उसी तरह अकाउंटेबिलिटी हम कैसे इसमें हम तय कर पाएंगे, कौन मान लीजिए जिम्मेदार होगा। मान लीजिए मशीन हम एक रोबोट बना दिए, उसका नट पुर्जा ढीला हुआ और यहाँ भीड़ में बैठा हुआ लोग है, बहुत से लोग, अंधाधुंध गोली मार दिया। अभी हम ये कर रहे हैं, अभी मान लीजिए कोई व्यक्ति मारता है, जैसे सीआरपीएफ की घटना घटी थी कि अपने ही लोगों को कोई गोली चला दिए थे, ऐसे घटना न्यूज में सुनते हैं ना, एक्स्ट्रा बर्डन में सुरक्षा के लोग मार देते हैं। तो हम उसको सजा दे सकते, उसको फील करा सकते, भाई तुमने गलती किया। आने वाले समय में लोगों को फील करा सकते, इस प्रकार की घटना करेगा तो तुमको देगा। अब मशीन का क्या है, कैसे इसको फील कराइएगा, उस सजा का एक कॉन्सेप्ट को कैसे फील कराएगा। तुमको 32 साल का दिया जाता है सजाए उम्र कैद, तुमको फांसी की सजा दी जाती है, तो ये मशीन कैसे फील करेगा। ये इसलिए कानून व्यवस्थाओं में रहता है कि फील करे लोग और नैतिक बने, और क्या करे कि हाँ, इस प्रकार के कृत्य ना करे जिससे समाज में प्रॉब्लम क्रिएट होगा।
इसलिए सजा का प्रावधान है। पर ऐसे मामले में जहां जहां अकाउंटेबिलिटी तय करनी है, तो अकाउंटेबिलिटी कैसे तय कीजिएगा इसके साथ कि जिम्मेदार कौन होगा अगर कोई इरर हो जाए, जैसे प्रोग्रामर इरर हो जाए, जैसे सेना में जाए और गोली चला दे, कोई सरकार के साथ विरोध कर दे, सरकार के निर्णय को मानना ही बंद कर दे। जैसे बहुत सी हॉलीवुड की मूवी आती हैं, आप लोग देखे होंगे, उन मूवियों में वो अपना एक इरा चलाने लगता है। जैसे एक मूवी थी, मुझे याद है, चिपेंजी का कोई मूवी था, मैं उस मूवी का नाम बोल रहा हूँ, उस कैरेक्टर को याद कर पा रहा हूँ कि मूवी था, उसको बनाया गया था कि सेना में युद्ध करेगा जाके, क्योंकि वो चिपेंजी है, उसको ट्रेंड किया गया सेना की तरफ से, और वो अपने गुट के अपने लोगों से ही बना के, जो लोग इसको बनाया था उसी से युद्ध करने लगा। और मानो इसके सामने टिक पाएगा चिपेंजी? सोच के देखिए, बड़े बड़े इसके हाथ पैर रहते हैं और इसका शक्तिशाली रहता है, 50 को मानो एक चिपेंजी के बराबर। अब वो उसको ट्रेंड कर दिया गया, तो सेना की तरफ ट्रेंड किया गया, वो आके अपने विरोध करने लगा था। उस मूवी में यही दिखाया गया है कि भाई हम रोबोटिक भी बनाएंगे या इस प्रकार कोई कॉन्सेप्ट बनाएंगे, नियंत्रण हमारे हाथ में होना चाहिए। तो ऑटोमोनिक कंट्रोल हम उसको नहीं दे, तो जो अब अकाउंटेबिलिटी प्रॉब्लम जब आएगी तो कौन तय होगा? मानव को तय करने देना है। ऐसी स्थिति में ये सब बातें आप कर सकते हैं। पक्षपात और भेदभाव जब बायस होगा, डिस्क्रिमिनेशन करेगा मान ये मशीन, अब मान लीजिए ये कैसे तय करेगा कि अमीर है कि गरीब है? अब मान लीजिए सेना के सेना ये बॉर्डर है, बॉर्डर से मान लीजिए कोई व्यक्ति इस तरह खड़ा हो गया, अब उसको नहीं पता है कि ये किधर का व्यक्ति है, हम उस तरफ का है ना, नहीं शत्रु देश का है, कि मान लीजिए हमारे तरफ का कोई लोग है, इंडिया के तरफ का कोई लोग, अपने लोग है। अब मान लीजिए बकरी चरा रहा है, चारागाह कर रहा है या XYZ कुछ कर रहा है, बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर दे, इसको दिया गया है भाई इस बाउंड्री लाइन पर रहोगे तो तुमको यहाँ पर सुरक्षा करना। अब वो देखेगा, बस कुछ डाटा एनालिसिस करेगा, और डाटा उसका मान लीजिए किसी प्रकार की गलती हो जाए, मान के चलिए 1% की हम बात कर रहे हैं, 1% की डाटा एनालिसिस करने में गलती होगा, इस व्यक्ति जो हमारी तरफ से उधर गया है वो अपना बकरी चारागाह कुछ भी लेकर वो वापस आ रहा है, उस पर गोली चला देगा। तो इसकी बायसनेस को कैसे कंट्रोल करोगे आप? समझ पा रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? यस हेलो? सर। तो ये डिस्क्रिमिनेशन इसका होगा, वो कैसे करेगा? तो इसके लिए हम AI डेटा सिस्टम आधारित कैसे कर, गलती और पक्षपाती डेटा कैसे अध्ययन करें? जैसे गलत लक्ष्य चयन कर ले। अब इसमें कोई मशीन है, मान लीजिए कल पुर्जा ढीला हो गया, टाइट हो गया, कुछ भी हो गया, तो भाई जहां ना चलाना उसके विपरीत जाके चला देगा, जहां चलाने के लिए बोला गया वहां मना कर देगा। तो इस स्थिति में कैसे हम करेंगे इसको कंट्रोल? तो भाई मानव रहता तो देख के चीजों को समझता ना, भावनात्मक रूप से। अब मान लीजिए रोना शुरू कर दिया, गलेरिया उधर से आया, अपना ही लोग है, उधर गया, बकरी लेकर आ रहा है गलेरिया, और बकरी दोनों रो रहा है, तो दोनों को गोली चला देगा वो। तो इस तरीके की स्थिति में अगर ऐसा हो जाता है तो मशीन कैसे निर्णय लेगा? तो ये सब सुरक्षा के मामले में। अब ऐसे ही बात कर लेंगे, जैसे युद्ध में हम अगर मान लीजिए ह्यूमनेशियन अभी भी करते, ह्यूमनेशियन बिहेवियर अभी भी रखते, ह्यूमन मानव अधिकारों को संरक्षित करने वाले चीजों को रखते। जैसे युद्ध कितना भी बड़ा, कितना भी किसी देश से क्यों ना हो, हम युद्ध बंदी जो रहते हैं या उसमें घायल जो लोग रहते हैं उसके लिए टेंट लगाते हैं ना, टेंट लगाते हैं। तो भाई जैसे आप ये देखते होंगे कि उस दौरान हम ह्यूमन बिहेवियर, मानव के अधिकारों की रक्षा की बात करते हैं, मानव अधिकारों की रक्षा की बात करते हैं। अब मान लीजिए टेंट बहुत सा लगा हुआ, टेंट यहाँ लगा हुआ है, अब उसको बोल दिया गया है कि भाई तुम यहाँ से बाहर नहीं जाओगे। यहाँ से कोई बच्चा गया, बाहर निकल गया, कोई बुजुर्ग महिला कोई निकल गया, यहाँ पर रोबोट खड़ा है, वो इसमें ऑर्डर इसको दे रखा है कि इससे बाहर किसी को नहीं जाना है। अब मान ली इस दौरान ऐसी स्थिति कुछ बन जाती है जहां पर व्यक्ति विशेष बाहर निकल रहा है और वो निर्णय सही नहीं ले पा रहा है, तो उस व्यक्ति की सीधा हत्या ही करेगा। तो ऐसी स्थिति में नैतिक खतरा, हम एथिकल व्यू कैसे क्रिएट करेंगे? ये सब बहुत सब मामला आपको नैतिकता से प्रश्न से जुड़ा हुआ है, जहां पर आपको चीजों को देखने को मिलेगी। अब हथियार रेस दौड़ हो जाए, जैसे आप देख रहे होंगे दक्षिण कोरिया उत्तर कोरिया का, देख रहे हैं मामला, दक्षिण उत्तर कोरिया का मामला देखिए, चीन का मामला देखिए, वियतनाम का मामला देखिए, फिर उसके बाद चीन के बगल में कौन सा, ताइवान को देखिए, ये सब क्या करे, अपने AI रोबोटिक्स को इतना हाई क्वालिटी के बना दिए हैं जहां पर अल्प विकसित देश, विकासशील देश ठहर नहीं पा रहे हैं।
इन सब चीजों को समझिए। ये क्यों हो पा रहा है? क्योंकि यह होड़ मची है कि ऐसे ही हथियारों में होड़ मचेगी। हम नए नए प्रौद्योगिकियों को लेकर आएंगे तो क्या होगा कि प्रौद्योगिकी आएगा तो हम छोटे छोटे हथियार बना पाएंगे। तो एआई प्रौद्योगिकी जब यह जब आएगा शिक्षा रक्षा प्रौद्योगिकी रक्षा और रणनीतिक क्षेत्रों में, तो हम नैतिकता के प्रश्न में हम कैसे इसको खड़ा उतर पाएंगे कि भाई होड़ जो मची हुई है वो कैसे कंट्रोल होगा। अभी जैसे हम परमाणु बम के लिए बातें कर रहे हैं ना, अमेरिका ईरान पर हमला कर दिया है ना। अब ऐसी स्थिति की कल्पना कीजिए जहां पर रोबोट को दे दिया गया एआई के माध्यम से सारी डिसीजन मेकिंग करने के लिए। एआई बेस्ड डाटा एनालिसिस होगा, उसका कंक्लूजन होगा, उसके बाद वो क्या करेगा? निर्णय लेगा। अब ऐसी स्थिति वो कैसे व्यवहार करेगा कि हम इसको कैसे एआई आर्म्स फोर्स रेस जो होंगे उसको रोका कैसे जाएगा? तो कोई जवाब किसी भी संस्था के पास नहीं है इन सब सारे मुद्दों को जो मैंने बताया। सभी भविष्य पर चीजें छोड़ दे रहे हैं। हम एआई को इतना मजबूत नहीं करेंगे। हम ये रोबोटिक्स जो एआई रोबोटिक्स में हम एआई जो यूज करेंगे रोबोटिक्स को इतना हम ट्रेन नहीं करेंगे। तो भाई तुमको ट्रेन थोड़ी करने बोल रहा है, ट्रेन तो खुद वो हो जा रहा है। ऐसे रिपोर्ट हाल में आया है कि एआई ने अपने आप को खुद सॉल्व कर दिया अपने प्रॉब्लम को, क्योंकि एआई के अंदर मशीन ही है ना, मशीन को लैंग्वेज दिया गया। अब वो प्रक्रिया जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम और आप बैठे रहते खाली दिमाग में शैतान का है, नाम सुने ना, खाली दिमाग शैतान का। अब ये शैतान कहाँ तक जाएगा कोई बता सकता है? इसकी ऊंचाई कहाँ तक होगी? समझ रहे हैं बात को? ऐसे ही एआई के क्षेत्र में रक्षा प्रौद्योगिकी को लेकर सवाल उठ जाएगा। जो ऑटोमोनस निर्णय ले पाएगा, ये आधारित जो रोबोटिक्स होगा, जो मशीन होगा निर्णय ले पाएगा, वो कहाँ तक निर्णय लेगा कोई नहीं बता सकता। जैसे हम मानव के संदर्भ में देखते खाली दिमाग शैतान का, वो कहाँ तक सोच लेगा? वो बस चले तो उसको पृथ्वी को नाश कर दे। पृथ्वी पर परमाणु बम गिरा दे 50 ठो, सारा पृथ्वी समाप्त। बोलेगा हम भी जा रहे हैं, सबको लेकर जाएंगे। तो खाली दिमाग शैतान वाला कॉन्सेप्ट जब मानव के साथ लागू, जो इतना बुद्धिजीवी है, इतना मानवीय व्यवहार को लेकर चलता है, इतना ह्यूमन बिहेवियर को लेकर चलता है, वो अपने विपरीत या उन स्थितियों में अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करवा पाता या अपने आप को बेहतर नहीं करा पाता जहां पर लोगों का कल्याण कर पाए। ऐसी स्थिति में सुरक्षा क्षेत्र में एआई के प्रयोग को कैसे कंट्रोल कर पाए? ये सारे मामले को समझिएगा। कुल मिलाकर यही है। क्लियर? समझ गए? और भी डाटा और भी चीजें चाहिए? यही इनफ है मानसी? यस सर, इनफ है। इनफ है ना? चलो अब इतना है कि क्या करना, सेमराइज कर दीजिए, कहानी खत्म कीजिए। ज्यादा नहीं, इतना बात बता दिए, इतना से ज्यादा 10 20% 30% तक लिख के आ जाओगे ना, टॉपर कॉपी में आएगा। क्या पिछले बार जो चीजें हुई हैं बस उतना ही उतार दीजिए इस बार भी, ठीक है? एआई सबमिट जो 2026 का है, ये क्वेश्चन एकदम करके जाइएगा। यहाँ से प्रश्न आप लोग को आएंगे। इसे हो सकता है जो प्रश्न का हमने जो बताया है वो ना पूछ के कुछ और पूछ दे, पर एआई सबमिट से रिलेटेड कुछ ना कुछ जरूर पूछ सकता है। अब एआई सबमिट को ही नहीं पूछे, जरूरी नहीं कि एआई सबमिट को ही पूछेगा, पर इसके टैगिंग पॉइंट को पूछ सकता है। इसके आर्थिक सामाजिक विकास की मैंने जो 3 पॉइंट बताया ना शुरू में, उस 3 पॉइंट को आधार बना के प्रश्न पूछ देगा। तो प्रश्न है 2026 में आर्थिक सामाजिक भलाई चक्र का उद्देश्य एआई संचालित मार्गों को बढ़ावा देना है, जो न केवल महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सेवा वितरण और पहुंच को मजबूत करने करते हैं, बल्कि उत्पादन नवाचार विकास के मापने योग्य योगदान भी करते हैं, जिससे समावेशी और न्याय संगत विकास को बढ़ावा मिलता है। इस कथन की विवेचना कीजिए। चलिए इसके बारे में पढ़ के आए हैं आप लोग? चलिए बताइए क्या क्या लिखा जा सकता है इसमें। क्या बात है, आज आप लोग एनर्जेटिक नहीं लग रहे हैं। क्या हुआ, कोई नहीं बोल रहे हैं? सर हाल ही में वो एआई समिट के बारे में वो इंट्रोडक्शन में लिखेंगे, फिर वो एआई कैसे आर्थिक विकास कर रहा है, सामाजिक भलाई का चक्र है, इसको एक्सप्लेन करेंगे सर। और
कैसे सेवा वितरण में एआई का उपयोग हो रहा है, उसे एग्जाम्पल डालेंगे। और एआई समिट के 3 मंत्र जो सर, पीपुल, प्लैनेट एंड प्रोग्रेस, और 7 चक्र को मानव पूंजी का विकास, सामाजिक समावेशन, नवाचार, सुरक्षित, ये सब एक्सप्लेन करेंगे जोड़ के। और उत्पादकता, नवाचार, विकास में कैसे एआई योगदान दे रहा है, इसको भी एग्जाम्पल देके फिर इसको कंक्लूड करेंगे। और कुछ लोग बताएंगे, बताइए। तो इसमें एआई के उपयोग को प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में इसके अनुप्रयोगों को लिखेंगे और एग्जाम्पल के साथ। कैसे लिखे हो बताइए तो। ठीक है, लिखा जा सकता है, क्या लिखा जा सकता है ये तो बताना है। ये सर पीडीएस सिस्टम में जो लीकेज है उसको आइडेंटिफाई करने में एआई का उपयोग हो सकता है सर। सर चिकित्सा के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में बहुत सारा सर एंगल है सर। जैसे सर कृषि के क्षेत्र में फसल रकबा से लेकर के फसल का मतलब रोग के बारे में जांच करने के लिए, या फिर मिट्टी की उत्पादकता या गुणवत्ता को जांचने के लिए। फिर सर चिकित्सा के क्षेत्र में जो रोग है सर उसका पूर्वानुमान लगाने के लिए, उसके बाद उसका बेहतर निदान के लिए, व्यक्तिगत चिकित्सा को बढ़ावा देने के लिए। बहुत अच्छा। और इस पर बोलते जाइए, मजा आता है सुनने में मुझे। उसके बाद सर अगर औद्योगिक विकास को देखें तो सर ये एक कंसेप्ट है कि जिस तरह से कंप्यूटर आया तो वो मतलब मानव श्रम को हटा करके सर मतलब प्रतिस्थापित करके कंप्यूटर अपना क्षेत्र बना लिया। उसी तरह से सर एआई जो मस्तिष्क का मतलब मानव मस्तिष्क का जो सेवा है सर उसको कम करके ये मतलब एक तरह का मतलब उपकरण के मस्तिष्क के रूप में काम करते हुए उत्पादकता को बढ़ा सकता है, या औद्योगिक क्षेत्र में नए नवाचार को प्रवेश करा सकता है, उसको बढ़ावा दे सकता है, जिससे बहुत उत्पादकता में वृद्धि होगी सर। तो अलग अलग सेक्टर में सर इसको ये देख सकते हैं। उसके बाद सर नागरिक सुरक्षा का देखें तो फिर साइबर क्राइम हो गया, या और अभी सर सामाजिक भलाई में सर जो पीएम आवास योजना है सर, उसमें भी कुछ दिन पहले न्यूज आया था कि जो गलत लोग जिसको नहीं मिलना चाहिए आवास योजना का लाभ, वो उसको सर जो लिस्ट बना था एआई के थ्रू उसको फिल्टर किया गया था सर। उसमें लगभग 2 लाख लोग के आसपास रिमूव किया गया था जो क्राइटेरिया को पूरा नहीं कर रहे थे। तो सर जो जिनको जरूरत था सर, ये लाभ एआई के थ्रू उनको पहुंचाया जाएगा उनके बदले सर। यस सर। फिर इनकम टैक्स का चोरी वगैरह है उसको बेहतर एनालिसिस कर रहा है सर। उसके बाद सर अभी हाल ही में रेस्टोरेंट वाला जो न्यूज आया था सर, जिसमें रेस्टोरेंट में जो किस चीज को लेकर के डेटा को लेकर के स्कैम जो था सर उसको पकड़ने में। तो इस तरह से सर बहुत जगह पे इसका सर व्यापक इस्तेमाल किया जा सकता है अलग अलग सेक्टर में। बहुत अच्छा। बस अंतर क्या करना है, कुछ शब्दों का प्रयोग कर लेना, बाकी सब सही आप लोगों का है। यस सर। क्या करना है, आर्थिक विकास, सामाजिक भलाई जब बात कर रही है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ से सोशल गुड सर्किल की बात करते हैं। सोशल गुड्स सर्किल या साइकिल की हम बात करते हैं, कुछ भी लिख लीजिए, साइकिल या सर्किल जो भी हम बात करें यहाँ करते हैं। तो इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे सोशल गुड्स को बढ़ाने के लिए साइकिल के तौर पर काम करता है, एक चक्र के तौर पर काम करता है, एक चक्र के तौर पर काम करता है, ये बताना है। अगर हम इकोनॉमिक ग्रोथ में एआई के प्रयोग की बात कर रहे हैं या हम इस संदर्भ में बात कर रहे हैं कि उद्देश्य एआई संचालित मार्ग को बढ़ावा देना है जो आर्थिक विकास और सामाजिक भलाई के चक्र के तौर पर उद्देश्य उसकी जो भी है उसको पूर्ति करेगा। तो यहाँ पे एआई संचालित ड्राइव की बात होती है, एआई संचालित या एआई ड्राइव की बात होती है कि हाँ जो भी हम लाएंगे इस क्षेत्र में ना,
आर्थिक विकास की बात कर रहे हैं या सामाजिक भलाई की बात कर रहे हैं, तो एआई का प्रयोग हम अधिकतम कैसे कर सकते हैं जो हमारा इंक्लूसिव जो ग्रोथ है उसको बढ़ावा दे, सतत जो विकास है उसको बढ़ावा दे। तो कुल मिलाकर बैकग्राउंड में आपको ये 3 चीजें ध्यान में रखनी है कि आर्थिक और सामाजिक, जब हम आर्थिक विकास और सामाजिक भलाई का कॉन्सेप्ट देख रहे हैं तो इस सर्किल को कैसे क्रिएट कर पा रहा है एआई, क्या इसको मैनेज कर पा रहा है, इसको मेंटेन कर पा रहा है, रख पा रहा है, जिससे हमारा आर्थिक विकास भी सुनिश्चित हो पाए, सामाजिक जो भलाई का चक्र जो हम लगातार देते हैं पिछड़े उन लोगों को, तो इसकी भी पूर्ति हो पाए। ये सब बातें आपको बता सकते। वहीं पर जब हम इन दोनों की बात कर लें तो यह सतत विकास जो हम लक्ष्य, हमारा सतत विकास का जो लक्ष्य है, सतत प्रशासन का लक्ष्य है, उसको हम कैसे पूर्ति कर पाएंगे, मेन थीम आपको ध्यान में रखना। तो इसके लिए क्या होगा, इसके लिए 2-3 चीजें ध्यान रखनी है। सबसे पहले क्या ध्यान रखनी है कि आर्थिक और विकास सामाजिक भलाई का ये संदर्भ हम क्या समझे, अर्थ क्या समझे, संदर्भ या अर्थ क्या समझे। जो प्रश्न है, ये प्रश्न जो आर्थिक विकास भलाई का, ये इसका अर्थ हम कैसे समझे। तो अर्थ है या संदर्भ समझने के सबसे पहले समझिएगा, जैसे एआई का प्रयोग हम क्यों करेंगे, कोई बताएंगे? सीधा सा वन लाइनर आपको पूछा जाए, ये का प्रयोग हम क्यों करना चाहेंगे? सर ह्यूमन एफर्ट को कम करने के लिए सर, और जो एरर है उसको एक लाइन कम करने के लिए सर। एक लाइन बताना है सर। एरर सर, एररलेस डिसीजन लेने के लिए सर। चलिए आगे बढ़िए, आगे दो बताइए। और शुद्ध AI और का सटीक निर्णय लेने के लिए, और बताइए लोग, डेटा एनालिसिस के लिए सर, डेटा एनालिसिस। और बताइए, जब तक सही नहीं आ जाए हम बोलते रहेंगे। और बताइए दो। सर उत्पादकता है सर। बढ़ाने के लिए। और हमने कंप्यूटर लाया, क्यों लाया? सर ह्यूमन एफर्ट कम करने के लिए सर। और कुछ? सर मानवीय मानसिक सेवा को सर कम करने के लिए। उतना बात क्यों ज्यादा दूर जाना, सीधा से एक लॉजिक पकड़िए कि जो प्रशासन काम कर रहा है, अगर कंप्यूटर नहीं रहता तो क्या काम नहीं करता? यस सर, करता है। कंप्यूटर आने से पहले क्या देश में प्रशासन नहीं चलता था? मौर्य काल में या मेसोपोटामिया में, सिंधु घाटी सभ्यता में प्रशासन नहीं चलता था? चलता था ना? यस सर। तो जो प्रशासन चल रहा है, जो सेवा वो दे रहा है, उसकी गुणवत्ता को बढ़ाना है, यही ना? जो भी दे रहा होगा, मान लिया अभी वर्तमान प्रशासन कंप्यूटर आने से पहले 1 2 3 4 5 आइटम ये दे रहा होगा, ठीक है ना, मान के चलिए। तो हम कंप्यूटर इसलिए लाएंगे कि 6ठा 7वां 8वां 9वां 10वां से लेकर 100 तक पहुंचा दे आसानी से, कम समय में, यही इसका उद्देश्य है। तो इसका मूल आदर्श क्या, 2 ही चीज है कि सेवा का जो वितरण हम कर रहे हैं, संख्या के तौर पर कुछ भी हो सकता है, XYZ नहीं, हम जान रहे क्या सेवा दे रहा है राज्य, सेवा कुछ तो दे रहा है लोगों को, कुछ तो काम कर रहा है लोगों के लिए। तो सेवा के वितरण को बेहतर करना मात्र होता है किसी भी प्रौद्योगिकी का, वो कंप्यूटर हो, बेसिक स्ट्रक्चर के तौर पर AI हो, या XYZ आने वाले समय में जो भी थ्योरी हो जहां प्रौद्योगिकी की बात हो। उसका केवल यही होता है कि भाई हम जो नए तलाश कर रहे हैं उसका उद्देश्य है बेहतर वितरण सेवा करना। और वितरण, जो सेवा का वितरण करना, वो सब कुछ इसमें शामिल है, जो आप बात आप लोग बोल रहे हैं। अब इससे बाहर कुछ नहीं है। तो एक लाइन में इसको कंप्लीट कीजिए कि बेहतर सेवा वितरण करना इसका उद्देश्य है। अब बेहतर सेवाएं क्यों चाहिए भाई, सेवाएं क्यों चाहिए? एक चक्र हुआ, दुष्चक्र, अभी मैं चक्र की बात किया था ना यहाँ, बताइए अब बेहतर सेवा क्यों चाहिए, कोई बताएंगे? सर ह्यूमन कैपिटल डेवलप करने के लिए सर, इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए सर। बहुत अच्छा, मानव पूंजी में सुधार करने के लिए, इसलिए इसको जरूरत है बेहतर सेवा करना। अब मानव का पूंजी क्यों हमको बढ़ाना है भाई?
क्यों बढ़ाना है मानव पूंजी, बताइए। इकोनॉमिक ग्रोथ होगा सर, और भारत के पास डेमोग्राफी डिविडेंड का समय बेसिक नहीं है। इसका क्या है मतलब, बताइए। आप रश्मि, रश्मि नाम है ना आपका? रजनी। हाँ रजनी। आप रजनी है, आपके जैसे 10 लाख रजनी की आवश्यकता क्यों पड़ेगी? या रवि जी है, XYZ जो भी लोग हैं, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख लोगों की जरूरत क्यों है? क्यों बीपीएससी हर बार एग्जाम लेती है? क्यों यूपीएससी हर बार एग्जाम लेती है? इसलिए कि रोजगार देना है। सेवा हम्म। जनता तक पहुंचाने के लिए। नो सर, सेवा का मांग सर धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है सर, उसके वजह से। बेहतर सेवा वितरण के लिए सर। और कुछ यही सब बोल बोल के बीपीएससी जो बुढ़वे में जो बैठा रहता है उसका दिमाग फरिया देते हैं आप लोग। एथिकल बात बोलते हैं, बेसिकल बात नहीं बोलते, जो बेसिक में चीजें होनी चाहिए। उसको ही पता है कि जाइएगा तो लोग भ्रष्टाचार ही करेगा, करता तो नौकरशाही का बेवर सिद्धांत आज से फ्रांस में कई साल, कई दशकों से पहले आया हुआ। अभी तक फ्रांस में भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ, तो यहाँ आप कैसे कर लीजिएगा? इसी के लिए हमेशा जाता है, छापा मारता, कहीं 20,000, कहीं 30,000, कहीं 50,000 पकड़ा रहा है। सेवा आपूर्ति करना चाहते हैं। कितने लोग बोल रहे हैं सेवा आपूर्ति करना चाहते हैं बेहतर? गाड़ी नहीं मिलेगा ना, तुरंत रोड पर आ जाइए। जैसे सीओ लोग को बोला जा रहा है कुछ कुछ बातें, तो आके धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। अरे आपको सेवा करने के लिए बुलाया गया था, धरना प्रदर्शन करने थोड़ी बुलाया गया था। क्यों? क्योंकि आपको पदोन्नति नहीं मिल रही है। सेवा कीजिए, पदोन्नति मिलता जाएगा। समझ रहे हैं मैं बात क्या बोल रहा हूँ? नहीं सर। नहीं सर, जो इंटरव्यू दिए वो समझ गए होंगे। जब आप लोग बोलते हैं ना हम सिविल सर्विस एग्जाम में क्यों आना चाहते हैं, बोलते हैं हम सेवा करना चाहते हैं या चाहती है ना, तो गलत बोलते हैं, झूठ बोलते हैं। अगर ये सच रहता ना तो सारे प्रशासनिक अधिकारी जब सिलेक्शन से पहले ये बात बोलते हैं तो सिलेक्शन के बाद पकड़े नहीं जाते। उनके मकान है ना, 4 मंजिला 5 मंजिला नहीं बन जाता। तो यहाँ क्या होता है, क्यों बीपीएससी आपका चयन करती है 2 मूल कारणों से। कि हम नए लोगों को लेंगे मानव पूंजी के तौर पर, तो उससे उत्पादकता बढ़ेगा, प्लस क्या होगा, और नवाचार बढ़ेगा, नए नए आइडियाज आएंगे। तो भाई हमको इसी से सिस्टम चलाना है, प्रशासन ऐसे ही चलता है, इसके अलावा कोई दूसरा टूल है ही नहीं। उत्पादकता बढ़ा देंगे। मान लीजिए आप जैसे लोग, कोई 10 लोगों का चयन हो रहा है, 10 में से कोई 5 को तो होगा भाई जो उत्पादकता प्रशासन का बढ़ा देगा, नवाचार बढ़ा देगा, बाकी को मतलब नहीं है। और प्रशासन 3 प्रकार के लोगों से चलता है। एक बहुत करप्ट है, उससे नहीं चलेगा। एक बहुत ईमानदार है, उससे भी नहीं चलेगा। जो बीच बीच वाला है वो है, उससे चलेगा। ये खुली किताब है। अब इसके लिए हमको अधिकारी लोग अलग से नोटिस जारी कर दे, वो अलग मैटर, पर यही प्रशासन है। अधिक भ्रष्ट लोग रहेंगे तो उससे भी प्रशासन नहीं चलेगा, अधिक ईमानदार लोग भी रहेंगे उससे नहीं चलेगा। जो कुछ भ्रष्ट है कुछ ईमानदार है, प्रशासन से उसी से चलता है। और इसी की खोज हमेशा ऐसे उत्पादकता क्रिएट करने के लिए की जाती है, नवाचार को, जहां पर चीजें होंगी। एग्जाम्पल के तौर पर अशोक खेमका का कितना लोग जानते हैं नाम? यस सर। जानते हैं अशोक खेमका का नाम? इससे ईमानदार व्यक्ति शायद ही ईमानदार आईएएस कोई होगा अभी वर्तमान में, और भी लोग होंगे नो डाउट, पर एग्जाम्पल जो दिखता है। तो ज्यादा ईमानदार भी होना आपके लिए खतरनाक होगा। तो यही है मानव पूंजी में जब हम बात करते हैं तो क्या चाहिए, उत्पादकता की वृद्धि कर दे, जो वर्तमान में चल रहा है उसमें और तीव्रता ला दे, और नए नए आइडियाज को डेवलप कर पाए, नए नए तकनीक को दे पाए, और उससे हमको कुछ काम नहीं है। आप उसका सेवा करिए या नहीं करिए, प्रशासन क्या मतलब, काम कराएगा उससे आप ऑटोमेटिक उसका आउटपुट दे जाइएगा। क्लियर, समझ जाए? अब है कि उत्पादकता की आवश्यकता क्यों पड़ेगी, या नवाचार की उत्पादकता, नवाचार की आवश्यकता क्यों पड़ेगी, बताइए।
बोलिए। कोई बोल देंगे? अभी तो कोई कोई बोला था आर्थिक विकास, ये सब बातें आर्थिक सर विकास बात के लिए वही जरूरी। रिपीट हो हाँ, रहा है इसीलिए। क्या रिपीट हो रहा है? विकास क्यों जरूरी है सतर्कता तो की आवश्यकता हाँ समाज के पुनः, विकास के लिए, आर्थिक हाँ विकास के पुनः लिए। सामाजिक निवेश के लिए चाहिए। विकास क्यों चाहिए? तो भाई पुनः सामाजिक निवेश के लिए चाहिए। तो ये चक्र है जो आप लोगों को मैंने बोला यहाँ पर ये लिखना है, और यही चक्र को इम्प्लीमेंट कीजिएगा। 5 जो चक्र बताए ना उसी को, कि हाँ एआई का प्रयोग क्यों चाहिए? तो बेहतर सेवा वितरण के लिए। बेहतर सेवा वितरण क्यों चाहिए? मानव पूंजी सुधार के लिए। मानव पूंजी क्यों चाहिए? उत्पादकता और नवाचार के लिए। उत्पादकता क्यों चाहिए? आर्थिक विकास के लिए। आर्थिक विकास क्यों चाहिए भाई? तो पुनः सामाजिक निवेश के लिए। तो यही बात तो ये बोल रहा है भाई, आर्थिक विकास से सामाजिक निवेश क्या चक्र है भाई, बता दो। ये लाइन, ये कोटेशन आप लोग को लिखना है। तो ग्रोथ और वेलफेयर की बात करता है, एआई दोनों जोड़ने की बात करता है। उसके बाद सेवा वितरण जो जो आप लोगों ने बात बोला सब लिख दीजिएगा, उसमें एको कमी मत कीजिएगा, और एक दो मिल जाए तो लिख दीजिएगा, ठीक है ना? आगे का पाठ, पर इसको बिना लिखे आगे मत बढ़िएगा। ये जो बात मैंने बोला ना यहाँ पर, ये जो यहाँ पर, ये बिना लिखे आगे मत बढ़िएगा, इसको लिख के ही तब आगे ओके बढ़िएगा, सर। क्योंकि यहाँ प्रश्न का मेन डिमांड यही है। इसको समझाइएगा नहीं आगे बढ़िएगा, कहीं कहीं मामला फंसा रहेगा, ठीक है? चलिए रोबोटिक्स पर आते हैं। रोबोटिक्स में क्या आप लोगों को नहीं समझ में आया? कौन सा क्वेश्चन जो नहीं समझ में आया बताइए। कितने लोग प्रैक्टिस करके आए हैं ईमानदारी से बताइए तो, रवि जी को छोड़कर बस। बताया जाए ऐसे काम चलेगा? यूपीएससी का इंटरव्यू देना है, काम चलेगा ऐसे? हेलो, यस सर। बोला जाए कौन सा क्वेश्चन लग रहा है आप लोगों को जिस पर डिस्कशन करना चाहिए? अगले दिन से सभी लोग अपने टारगेट को पूरा करके आएंगे, ठीक है ना? जो टारगेट दिया गया है, आंसर फॉर्मेटिंग जरूर करेंगे, जितना क्वेश्चन का हो सके फॉर्मेटिंग कर लो। जो हम सब नहीं बोलते, जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट आपको लगता है उसको कर लेना, ठीक है ना? और तीसरा कि बोलने की हैबिट डालिए, बोलने की आदत डालिए ग्रुप डिस्कशन में। नहीं कीजिएगा, इंटरव्यू तक समस्या रहेगी। डरे रहिएगा और लोग आपको डराते रहेंगे, आप पैसा ऐंठते रहेंगे। तो आप चाहते यही करना तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं चाहते भाई हम ठीक रहे, हम कॉन्फिडेंट होकर उत्तर दें, मेंस भी दें, इंटरव्यू दें, तो ये 3 बेसिक चीज तो जरूर कीजिए, कि कम से कम ये तो आदत सबसे ज्यादा होनी चाहिए बोलने की। अब ऐसा नहीं है कि आप लोग यूपीएससी और पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं और रोबोटिक्स नहीं जान रहे होंगे या पढ़े ही नहीं होंगे। अगर नहीं पढ़े तो पढ़ने की कोशिश करिए ना, पहला। अगर नहीं पढ़े हैं तो पढ़ने की कोशिश कीजिए। ऐसा थोड़ी है कि कंटेंट यूट्यूब ये कहते हैं गूगल पर नहीं है, पर सिलेंडर मार दिए कैसे काम चलेगा बताइए तो? चलिए ये क्वेश्चन का उत्तर बताइए। भारत में स्वास्थ्य व्यवस्था रोबोटिक आधारित समाधान प्रासंगिकता और व्यवहारिकता पर चर्चा की गई। प्रश्न ये इस प्रकार के पूछे जा सकते हैं रोबोटिक्स से जोड़कर। हालांकि 1 स्टार है, जरूरी नहीं है प्रश्न आ ही जाए, फिर भी इस तरीके के प्रश्न की तैयारी कर लीजिए। चलिए बोलिए फटाफट।
जो 5वां नंबर प्रश्न है उसका कुछ कुछ बोलिए आप लोग। सर चिकित्सा के लिए टेलीमेडिसिन के रूप में, जैसे कि डॉक्टर रोबोट के रूप में एडवाइस के लिए रोबोट का उपयोग किया जा सकता है, डायग्नोस कर सकता है, रोग का पहचान कर सकता है, बहुत बहुत अच्छा, निदान, बहुत रोग ये सब सब पहचान, रोग निदान और बहुत दवा निर्माण में हेल्प कर सकता है, और बहुत नए नए रोगों का जो या आनुवांशिक बीमारियां जो उत्पन्न हो रही है वेरी गुड, उसे रोबोट का उपयोग श्रमिक के रूप में भी कर सकते हैं, मजदूर के रूप में, बहुत अच्छा। एआई के साथ उसको जोड़ के नर्सिंग यस के रूप में, Yes, sir, और नर्सेस तभी वगैरह, जैसे कोविड-19 और में देखा गया। चिकित्सक मरीजों को देखभाल के लिए सर। सर और सर ब्रेस्ट मंत्रा ऑपरेशन रोबोट है, का जो भारत का पहला स्वदेशी रोबोट है, और द विंची बहुत अच्छा, सर्जिकल रोबोट सर। बहुत अच्छा। सर कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन को सर दूर से ऑपरेट किया जा सकता है सर। बहुत अच्छा, टेलीमेडिसिन बहुत अच्छा। और कुछ कितना व्यवहार में है पहले ये भी बता दीजिए। चलिए प्रासंगिकता तो आप लोग सही लगभग बता दिए, व्यवहार में कितना ये बताइए, ये है कितना व्यवहार? जो बात बोले वो सब क्या? पर अभी तक तो भारत में उतना नहीं देखा जा रहा है, बट डेवलप्ड कंट्री में ऐसा देखा जाता है, क्योंकि भारत में डिजिटल डिवाइड की समस्या है। तो भारत की समस्या बात करी थी ना, कहाँ हम विश्व की बात, यहाँ भारत का प्रश्न पूछा गया, तो आप उदाहरण क्या विश्व को ध्यान में रख के बोल रहे हैं? सर अभी यही- रिसेंटली ओपन हार्ट सर्जरी किया गया था सर, रोबोटिक्स के थ्रू। देखिए तकनीकी तौर पर हम इसका उपयोग कर रहे हैं, पर अधिक व्यवहारिता नहीं इसके साथ है, व्यवहार में नहीं है। अभी हाल ही में कल या परसों का पेपर में ही देखे थे कि स्कैनर मशीन चलाने के लिए डॉक्टर्स नहीं है। जो ट्रेन डॉक्टर्स होते हैं ना, स्कैनर जो चलता है ना मशीन का, जो कौन मशीन होता है जिसमें आदमी को डाल दिया जाए और स्कैन करता है? एमआरआई होता है। एमआरआई चलाने के लिए डॉक्टर उपलब्ध नहीं है। तो बताइए हम जो इसकी बात करें, रोबोटिक्स की बात करें, उसके चलाने के लिए हो पाएंगे? तो हम लोग क्या करते हैं, तकनीकी एकमात्र उपयोग कर ले तो उसी का हम पूरा देश में ढिंढोरा पीटते हैं कि भाई हमने यूज करना सीख लिया। तो व्यवहारिकता में यही लिखना सबसे पहले कि तकनीकी उपयोग तो हम लोग हासिल कर रहे हैं, पर अधिक व्यवहारिकता नहीं है, अधिक उपयोगी नहीं हो पा रहा, क्योंकि इसके लिए ट्रेंड लोगों की कमी है। समझ पा रहे क्या बोले? फिर जैसे स्मार्ट इकोसिस्टम की कमी है। स्मार्ट इकोसिस्टम समझ पा रहे हैं, या स्टार्टअप इकोसिस्टम सिस्टम की कमी है कि भाई यहाँ कुछ तो आ भी रहा है, तो इसको बढ़ाने के लिए ना फंडिंग का इशू है। इकोसिस्टम हमारे यहाँ नहीं है। अगर मान लीजिए आपके गांव चौराहे में कोई व्यक्ति, अगर कोई बच्चा कुछ रोबोटिक्स को लेकर कुछ कर रहा है, तो सबसे पहले वही सुनाता है, गांव पर बैठा हुआ बुद्धिमान व्यक्ति। तो कभी देखे ऐसा? तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, स्टार्टअप इकोसिस्टम हमारे माइंडसेट में नहीं है। तो ये एक सबसे बड़ा व्यवहारिक समस्या है। अगर हम कुछ ऐसा कर लेते, कोई संस्था, इसीलिए तो आप एआई समिट में देखते हैं गलगटिया यूनिवर्सिटी ने क्या किया, समझ रहे ना क्या किया था? यस सर। पूरा देश का लुटिया डुबा दिया। क्यों? क्योंकि वो माइंड से स्टार्टअप इकोसिस्टम खुद को तो क्रिएट नहीं कर पाया, वो चोरी डकैती करना उसको आसान लगा।
हालांकि वो दावा बड़े बड़े कर रहा था, पर एक दावा कितना भी कर लो, पर तुमने जब तो आपको जब मौका मिला तो आपने चोरी किया। ठीक है ना? तो स्टार्टअप इकोसिस्टम होना बहुत जरूरी है, व्यवहारिकता में है ही नहीं। जिसके लिए हम लाना चाहते हैं, जिस चीज के लिए लाना चाहते हैं, उसका इकोसिस्टम लोगों में है ही नहीं, सिस्टम में है ही नहीं, जिसके कारण ये समस्या हो जाती है। तीसरा, आपको रोबोटिक सर्जरी सिस्टम हमारे यहाँ है, द विंची है। द विंची का नाम सुने होंगे, विंची का नाम सुने, जो रोबोटिक सिस्टम सर्जरी है, लेटा दीजिए मरीज को, वहां पर मशीन लगा हुआ है और यही सब फिर फाड़ जो करना है, जो सर्जरी करना है, सब कर देगा, किसी डॉक्टर की कोई कमी नहीं। और ये कितने अस्पतालों में उपलब्ध है? अस्पतालों में, कितना अस्पतालों में उपलब्ध है? जिला मुख्यालय में उपलब्ध है? नहीं। तो कुछ राज्यों के जो टॉप जगह है वहां पर उपलब्ध है, बहुत प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में उपलब्ध है। तो भाई, ये जो रोबोटिक्स का प्रयोग हम करेंगे बड़े लेवल पर, तो आम लोगों के लिए है नहीं, या उच्च मध्यम वर्गों के लिए है, या जो सबसे ज्यादा पैसा कमा रहे हैं उनके पास के लिए, क्योंकि इसकी सुविधा उसको मिल ही नहीं पाएगी, आम लोगों को मिल पाएगी। आपके पीएचसी में सब लोग जाते हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो है या जिला मुख्यालय का जो अस्पताल है, वहां पर आम लोग जाते हैं। जो देश का अभी वर्तमान में कितना है जनसंख्या, 1.3 अरब जनसंख्या है ना, उसमें से 1 अरब से अधिक जनसंख्या यहीं पर पहुंची, 2 जगह। उसके बाद लोग जाते हैं, ट्रांसफर होता है, नहीं बचना रहता तो लोग टॉप टॉप प्राइवेट कंपनियों में, प्राइवेट जो इंस्टीट्यूशन खोले हुए मेडिकल के, वहां जाते हैं। तो अधिकतर तो यहीं जाते हैं, पर क्या यहाँ पर इस प्रकार का द विंची का व्यवस्था है? बताइए। जो आपको सर्जरी नॉर्मल सिस्टम होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं तो सर हाँ, टेक्निकल हाँ, कैसे होगा? हाँ, तो वही चीज बताना है, व्यवहारिकता में। हमने तो द विंची की तो बात बोल दी, जैसे अभी मानसी बोली, बहुत अच्छी बात है। पर किसी खास इंस्टीट्यूट में आ गया तो पूरे देश में हम समझ रहे हैं उसका उपयोग है, नहीं। व्यवहारिकता ये है कि हम दवाई तक तो दे ही नहीं पा रहे ढंग से। जो हमारा लोगों तक पहुंचने का जो स्वास्थ्य सुविधाओं का जो साधन है, तो भाई हम ये कैसे दे पाए? तो सबसे बड़ी चुनौती है कि इको सिस्टम को हमको ठीक करना पड़ेगा। फिर आर्थिक व्यवस्था, रोबोटिक सिस्टम बहुत महंगे होते हैं, सभी लोग जानते हैं। तो छोटे अस्पताल तक फंडिंग नहीं हो पाती, दवा दारू का तो फंडिंग हो ही नहीं पा रहा है। जाइएगा अपने आसपास के पीएचसी में, देख के रहिएगा, समझ में आ जाएगा कि हमारे देश की स्वास्थ्य व्यवस्था क्या है। उसके लिए हमको रोबोटिक्स की बात करें तो व्यवहारिक है नहीं। हालांकि हम लिखेंगे जब इसके सकारात्मक पक्ष में, बहुत बड़ी बड़ी बातें लिख दें, जो आप लोगों ने बताया बहुत अच्छी बात है, पर नेगेटिव सेंस में लिखिएगा। अभी भी प्राथमिक स्तर पर स्वास्थ्य सुविधाओं को के लिए वित्तीय फंड आवश्यकता से अधिक नहीं है। तो इन स्थितियों में हम इस प्रकार के तकनीकी पक्षों को शामिल करने में अभी भी कहीं ना कहीं संकोच कर रहे हैं। शब्दों के साथ लिखिएगा, जैसा आप मानक शब्द यूज कर सकते हैं, ठीक है? तो ये सब चीजें होंगी। और संरचना के संदर्भ में बात करें, और संरचना के संदर्भ में बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करें, तो बिजली, इंटरनेट, प्रशिक्षित स्टाफ बहुत कमी अभी भी है क्या नहीं है? ये सब बातें लिख के आगे बढ़ जाइएगा। तो ये सब कुल मिलाकर आपका व्यवहारिकता या इसकी कमजोरी की जो बात करें, व्यवहारिकता कितनी है, कैसा है, तो ये सब पार्ट में आप उत्तर को कंक्लूड कर दीजिएगा लास्ट में, ठीक है? तो चुनौतियों के संदर्भ में बात करें तो उच्च लागत है, दूसरा होगा डिजिटल डिवाइडेड है। डिजिटल लोग पढ़े ही नहीं है, कैसे क्या उपयोग होता है आम लोगों को पता ही नहीं है, डिजिटली एडवांस नहीं है। डेटा सुरक्षा और गोपनीयता का भी प्रश्न इसके साथ जुड़ा रहता है, क्योंकि कुछ डेटा कलेक्ट करेगा ये रोबोटिक्स, तो क्या करेगा, हो सकता है आने वाले समय में वही ब्लैकमेलिंग वाला कॉन्सेप्ट होगा, आपको दिमाग पर चढ़ा देगा कि यही प्रोडक्ट सबसे अच्छा है, पर वो प्रोडक्ट जब मंगाइएगा तो प्रोडक्ट खराब निकल जाएगा। तो इस तरीके का ह्यूमन के बाजार को कंट्रोल करने के डेटा का मिसयूज किया जा सकता है। फिर तकनीकी और अत्यधिक निर्भरता की बात कर देता है, यह भी एक नैतिक प्रश्न तो है ही लास्ट में। तो ये सब चुनौतियां, इसको लिख कर आगे बढ़ गई। क्लियर है? चलिए, इसमें क्या है, इसमें आप लोगों को कुछ दिक्कत विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास में, यहाँ पर किस प्रश्न का एनालिसिस कराया जाए? चलिए, 1 नंबर क्वेश्चन को बोलिए।
क्या कल से रिकॉर्डेड वीडियो ही अपलोड कर दिया जाए क्या? नो नो सर। सर। तो बोला जाए। नहीं सर, तो बोला जाना चाहिए, जिसकी हम आपको शुरू सर में बोले आप क्वेश्चन लोग। इतना छूट जाता है सर, पूरा नहीं हो पाता है। पहले तो रिवीजन करिए क्वेश्चन को, क्या है पूछा गया। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है शुरू में ही बोला गया, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को करना है। जो एक क्वेश्चन 2-4 क्वेश्चन को कंप्लीट कर दे, उस क्वेश्चन को करिए। अब मान लीजिए इस प्रकार क्वेश्चन करना जरूरी है, ये तो नहीं पढ़ लीजिएगा तो इस शासन से आप क्या समझते हैं, इस लागू करने की बिहार की स्थिति क्या है। इसमें कुछ डाटा फैक्ट याद कर लेना, 2 पॉइंट 4 पॉइंट। ई शासन क्या होता है नहीं पता है आपको? ये आधुनिक सर समाज ये में सब कंप्यूटर की क्या भूमिका है, तो ये सब को करने की जरूरत है। और जिस क्वेश्चन पर ज्यादा डाटा फैक्ट आपको चाहिए, ज्यादा ये जरूरी है, यहाँ से प्रश्न बन सकता है, इसको अच्छे से करिए। हम क्वेश्चन इसलिए देते हैं भाई, इस प्रश्न का डायवर्सन इस तरीके हो सही, एक नजर जरूर डाल लीजिए, क्योंकि नहीं नजर में रहेगा तो वहां आएगा तो लगेगा कि क्या हम क्वेश्चन आ गया है। अब मान लीजिए इस प्रकार के क्वेश्चन आप देख के रखिएगा, उस पर कुछ बेसिक चीजें देख लीजिएगा, तो कम से कम एग्जाम हॉल में शॉर्ट क्वेश्चन तो लिख के आ जाइएगा, छूटेगा तो नहीं ना। हम इसलिए दे देते हैं, नहीं तो बोलिए क्वेश्चन संख्या कम कर देंगे, हमको कोई दिक्कत थोड़ी है। हम इसलिए देते हैं भाई, आप ही लोग के लिए इजी रहेगा कि आप लोग उससे जानकार में रहिएगा, ये क्वेश्चन भाई पूछा, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस टॉपिक से। तो सर जो ये क्वेश्चन है वो बिहार में विज्ञान प्रौद्योगिकी का उपयोग पूछ रहा है, यही ना? ये वाला 1 नंबर का क्वेश्चन बताइए। विज्ञान का बोलिए आप लोग तब तक। अच्छा, मतलब बिहार के लिए पूछ रहा है। राज्य के लंबी अवधि के लिए से सर, इसमें सर बहुत सारे पॉइंट को सर ऐड किया जा सकता है सर, अलग अलग सेक्टर में। जैसे सर औद्योगिक विकास को लेकर के, उसके बाद सर आपदा प्रबंधन को लेकर के, उसके बाद सर कृषि के क्षेत्र में विज्ञान प्रौद्योगिकी का को बढ़ावा दे करके, उसके बाद सर जो भी सर कौशल विकास से रिलेटेड सर, कौशल विकास को आगे बढ़ाने के लिए सर, और इस सब को सर विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जोड़ते जाना है सर। और कुछ वैज्ञानिक मिजाज का अर्थ यहाँ से कुछ पूछा होगा, लिखा हुआ है वैज्ञानिक मिजाज और नजरिए का प्रसार राज्य की लंबी अवधि के विकास में किस तरह मददगार हो सकते हैं। तो पहले तो बिहार में वैज्ञानिक मिजाज है क्या, इसको स्पष्ट कीजिएगा, क्या है इकोसिस्टम यहाँ। सर इसमें ये होगा कि जैसे राज्य से लगातार स्टेम शिक्षा के लिए युवाओं का जो पलायन हो रहा है, यहाँ पे उसके लिए आधारभूत अवसंरचनाएं नहीं है, वैसे कॉलेजेस वगैरह नहीं है। वेरी फिर गुड। जो ग्रामीण क्षेत्रों में अंधविश्वास वगैरह है, तो वो सब दिया जा सकता है। स्टेम शिक्षा में महिलाओं का योगदान, मतलब महिलाओं की स्थिति बहुत खराब है, वेरी गुड, बहुत अच्छी, वो बहुत सब दिया अच्छा। जा सकता है। सीधा सा एक बात करना है यहाँ पर, बिहार में इकोसिस्टम क्या है वैज्ञानिक बढ़ावा के लिए, यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, इनोवेशन के लिए बिहार में स्थिति क्या है या इकोसिस्टम क्या है, यही बात करनी है। तो जो आपने अभी बोला वही सब इकोसिस्टम प्रॉब्लम है। इसको ठीक कैसे किया जा सकता है? इसको ठीक करने के लिए राज्य की लंबी अवधि के विकास किस तरह मददगार हो, तो लंबी अवधि के लिए वो क्या काम कर रहा है विकास के लिए। तो लगातार हम पूंजी तो निर्माण कर पा रहे हैं, मानव पूंजी विकास हो रहा है, नवाचार उद्यमिता भी बढ़ रहा है, सब कुछ हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कृषि फूड प्रोसेसिंग एमएसएमई में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सरकार काम कर रही है। अभी निवेश की सीमा बढ़ रही है, निवेश की सीमा बढ़ाई जा रही है। अभी हाल ही में पेपर में आप लोग को ईडीएनए में कटिंग दिया गया होगा कि बिहार में निवेश बढ़ाया जा रहा है, औद्योगिक घरानों का निवेश बढ़ रहा है, कृषि क्षेत्र में, फूड प्रोसेसिंग यूनिट में, एमएसएमई में बढ़ाया जा रहा है, स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम के लिए कराया जा रहा है, शिक्षा की गुणवत्ता के लिए निवेश बढ़ाया जा रहा है। तो कुल मिलाकर बात हो रही, निवेश तो बढ़ रही है। तो यह कुल मिलाकर कृषि और ग्रामीण विकास को वैज्ञानिक दृष्टि देगा, जहाँ पर हम उत्पादकता, किसानों की आय की वृद्धि कर पाएंगे। स्वास्थ्य और सुरक्षा में भी यह काम कर रहा है इकोसिस्टम, जैसे टीकाकरण, पोषण, स्वच्छता, इस सब मामले में
अपनाने की नवीन प्रवृत्तियां आई है ना, कि नहीं आई है? Yes. तो पब्लिक हेल्थ जो आउटकम है वो बढ़ा है। ये सब आप बताइए, जैसे जैसे लंबी अवधि के साथ विकास बढ़ा है, तो वैसे वैसे पब्लिक हेल्थ आउटकम जो होता है, पब्लिक हेल्थ आउटकम, वो बढ़ा है, आउटकम बढ़ा है। तो इससे क्या हुआ है कि देश में संसाधन बढ़ पा रहे हैं, मानव पूंजी बढ़ पा रहा है। तो आप देख रहे हो उसका आउटपुट, तो बिहार विकास ग्रोथ जब बढ़ा है तो मानव पूंजी बढ़ रहा है ना, लोग ज्यादा पैसे पेमेंट मिल रहे हैं, उनको नवाचार बढ़ रहा है ना। ये सब चीजें लिख के आगे बढ़ जाना है। फिर सामाजिक सुधार भी इसके साथ हो रहा है। जितना लंबी अवधि तक विकास कर पा रहा है राज्य, जितना आर्थिक ग्रोथ कर पा रहा है, महिला सशक्तिकरण उतना मजबूत हो पा रहा है ना। सुन पाए? समझ पाए आप लोग? Yes, यस sir. सर। तो ये टैगिंग शब्द को यूज कीजिए, तब जाके और भी बेहतर हो पाएगा, और भी चीजें स्पष्ट हो पाएंगी। इस तरीके का उत्तर लिखने की कोशिश कीजिए। अगर हम बिहार के संदर्भ में इसके महत्व की बात करें, तो देखिए लगातार भारत बिहार कार्य कर रहा है, ऐसा नहीं कि कार्य नहीं कर रहा। तो उसके लिए स्टेम है, उसके बाद अभी इनोवेटर्स के उपयोग की बात की गई है, नवाचार केंद्र बनाने की बात की गई, साइंस सिटी डेवलप करने की बात हो रही है। सभी जगह आप देखे होंगे, पटना में साइंस सिटी बना है ना। ये सब यस से यस सर। क्या सर, हो, ये सब, अलग हाँ से बोलिए। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट का गठन हुआ है सर। हाँ, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात है, एआई को बढ़ावा देने के लिए भी बात हो रही है। तो ये सब कुल मिलाकर सारे को लिख कर कंक्लूड कर देना अपने उत्तर को, कि वर्तमान में सरकार क्या कर रहा है। अब सुझाव क्या दे सकते हैं? अब सुझाव कुछ कुछ कमियां हैं उसमें सुझाव दे सकते हैं कि शिक्षा को अभी भी, स्टेम शिक्षा जो है हमारा, उसको और अधिक मजबूत करो। जो आपने स्टेम शिक्षा लाया है ना, उसको और भी बढ़ाया। प्रैक्टिकल शिक्षा को बढ़ावा दो। अब ये नहीं कि थ्योरेटिकल बेस्ड है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हरियाणा की कोई स्कूल थी, वहां पर बच्चे बदमाशी कर रहे थे, ठीक ना। बच्चे को दिया गया होमवर्क, वो करके नहीं आया और थोड़ा सा नौटंकी कर, वहां प्रिंसिपल ने बोला चलो तुम गेहूं काटो, ठीक है ना। गेहूं कटवा दी 5 बीघा, लोग से 4 बीघा 3 बीघा। तो सारा प्रैक्टिकल समझ में आ गया। कहने का एग्जाम्पल के तौर पर कि जब तक कृषि को नहीं, कृषि पे टॉपिक पर कोई विषय था, तो अब मान लीजिए कृषि पर कोई एनालिसिस करवाना है, तो थ्योरी बेस्ड, कंप्यूटर बेस्ड नहीं होनी चाहिए कि एक बंद रूम में कृषि के डाटा को संग्रह करना। उसके लिए फील्ड में भेजो लोगों को। आप इग्नू से कितने लोग काम किए, पढ़ाई किए हैं, तो किए यहाँ पर पीजी उजी इंग्लिश से किए, तो ग्रेजुएशन किए इंग्लिश से। तो वहाँ पे कोर्स रहता है कि वहाँ पर अगर सबमिट करना रहता है अपनी रिसर्च को, कुछ कि हाँ आपने अभी अपने 6 महीना के ड्यूरेशन में क्या किया है। तो बहुत से बच्चे क्या होते हैं, जाते हैं ग्राउंड बेस पर जाकर चीजों को सीखते हैं, वहां से आउटपुट लेकर जाके सबमिट करते हैं अपने प्रैक्टिकल के तौर पर। तो ये थ्योरी हमारे देश में, बिहार में होनी चाहिए, सॉरी देश में कह दिया, बिहार में होनी चाहिए कि केवल थ्योरेटिकल बेस्ड पढ़ाई लिखाई को बंद करो। ठीक है, जितना देना था दे दिया, अब प्रैक्टिकल बेस्ड करो। कुछ चीजें ऐसी है जो थ्योरिकल होनी चाहिए तो वो देना ही देना है। अब मान लीजिए हम गरीबी को समझना है, तो किताब में नहीं समझाइए उसको, कहाँ समझाइए, फील्ड में ले जाके, वहां पर जहाँ गरीबों की संख्या अधिक है, भुखमरी अधिक है, लोग क्यों गरीब हो पा रहे हैं, उन सारी समस्याओं को समझाने का प्रयास कीजिए। अब स्वास्थ्य सेवाओं में पढ़ाना है, तो स्वास्थ्य सेवाओं में किताबों में मत पढ़ाइए भाई, बेसिक चीज पढ़ा दिए क्या क्या है स्वास्थ्य के बारे में। अब स्वास्थ्य कैसे काम कर रहा है, कैसे काम नहीं कर रहा है, इसको ले जाके कुछ फील्ड में दिखाइए जहाँ पर समस्याएं अधिक है। गौर कीजिएगा, अभी पर्यटन को लेकर, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बिहार जानो कार्यक्रम शुरू हुआ था ना। बिहार के स्कूल के बच्चों को गाड़ी में भर के ले जाके कुछ कुछ टूरिस्ट प्लेस दिखाया जा रहा है, गर्व दिखाने यस के सर, लिए बिहार में कितना गर्वित। बिहार दर्शन। बिहार दर्शन, बिहार दर्शन। या अधिकारियों को देश दर्शन कराया जाता है। क्यों कराया जाता है, उस कॉन्सेप्ट क्या उसके पीछे का है? यही कि आप किताबों में फील्ड। बहुत कुछ पढ़े होंगे, बहुत कुछ पढ़े होंगे, हो सकता है उसको फील नहीं। अब अजंता की गुफा है ना, किताब में पढ़ के नहीं समझी जा सकती। विदेश्वर मंदिर को है ना, किताब में देख के या फोटो में देख के नहीं समझी जा सकती। वो जब तक वहाँ स्ट्रक्चर पर नहीं जाइएगा तब तक नहीं समझ पाइएगा। ताजमहल को किताब में देख के नहीं समझ पाइएगा, ताजमहल को जाके देखिएगा तब समझ में आएगा ताजमहल क्यों इम्पोर्टेंट है, लाल किला क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों उसकी बनावटों को इतना, मयूर सिंहासन क्यों इतना इम्पोर्टेंट था कि तख्ते ताऊत उसको बोला जाता था। उसको पाने के लिए सब ललायत रहते थे। जब तक उसको नहीं देखिएगा, नहीं समझिएगा, तब तक फील नहीं कीजिए, तब तक नहीं
बता पाइए क्यों जरूरी था? तो आपको प्रैक्टिकल बेस्ड चीजें होनी चाहिए, ये सब बातें ये कह रहा है। यही बात यहाँ लिख देना, बिहार में प्रैक्टिकल बेस्ड कॉन्सेप्ट को लाना है। अब इसके बाद स्थानीय भाषा का विज्ञान होना चाहिए। देखिए जो भी ये साइंस यूज कर रहे हैं, बिहार में क्षेत्रीय भाषा हिंदी और उर्दू है। हिंदी और उर्दू है ना, सॉरी, ऑफिशियल भाषा हिंदी प्लस उर्दू, और हमारा लोकल भाषा बहुत से है। तो लोकल भाषाओं को कैसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं इसके लिए? तो भाई हम भोजपुरी को, अंगिका को, मगही को, और भी रीजनल जो भाषा है उसको हम कैसे इसके साथ जोड़कर हम बेहतर कर सकते हैं? तो हमको ऐसे लोगों की जरूरत पड़ जाएगी जो ट्रांसलेट कर पाए, लिपियों की जरूरत हो जाएगी जो ट्रांसलेट करवाए। तो हम इकोसिस्टम डेवलप करेंगे, इसके लिए बेहतर कर सकते हैं विज्ञान को बेहतर बढ़ाने के लिए। स्टार्टअप इनोवेशन को लेकर फंडिंग सबसे बड़ा इशू है युवाओं को लेकर। सरकार हालांकि दे रही है फंडिंग, पर उस अनुपात में नहीं दे पाती जो अन्य राज्य या विकसित राज्य दे पा रहे। तो फंडिंग की समस्या करने के लिए सीड बैंक स्थापित किए जाने की आवश्यकता है, कि केवल इसका काम ही रहेगा नवाचार को बढ़ावा देने के लिए, विज्ञान प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए फंडिंग करेगा। ऐसा नहीं कि कोई आम बैंक इसके लिए प्रोवाइड कराए, नहीं तो वो अपना लाभ प्रॉफिट कमाना शुरू कर देगा। अभी हम लोग बैंक से मान लीजिए लोन लेते हैं, तो अगर मान लीजिए नवाचार के लिए या स्कॉलर के लिए हमको लोन लेना है तो किससे लेते हैं? सरकार किसके माध्यम से दिलाती है? इन्हीं सभी बड़े सरकारी बैंकों में जो बैंक अवेलेबल है अभी मार्केट में, उसी से। पर नहीं, सरकारों को चाहिए कि अब सीड बैंक स्थापित कर दे, कि भाई केवल ये स्कॉलर के लिए ही केवल काम करेगा, केवल ये इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए फंडिंग का काम करेगा। कोई रिसर्च पेपर सबमिट कर दिया, उसका आउटपुट बहुत बेहतर है तो उसको स्कॉलरशिप देने के लिए सीड बैंक स्थापित की जाएगी, और उसको केवल उसी कार्य के लिए देना है। तो कार्य का निष्पादन भी बेहतर हो पाएगा, लोगों तक पहुंच अधिक हो पाएगी, टारगेटेड वर्क हो पाएगा। ये सब बातें लिखकर आगे बढ़ जाएंगे। क्लियर है? अब विश्वास और जो ये सब चीजें चलती है, सरकारी नीतियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण अभी भी अपनाने की जरूरत है। अभी भी देखेंगे पुराने ढर्रे पर लोग चल रहे हैं, सिस्टम भले दे दिया गया, इनोवेशन भले ही दे दिया गया, फिर भी लोग पुराने तौर तरीकों से पीछे नहीं हटे, वो अभी भी उसको फॉलो कर रहे हैं। उसके पीछे क्या विकल्प है, उस पर मनोवैज्ञानिक जांच करने की जरूरत है। ये सब बात बोलकर आप आगे बढ़ जाइए। क्लियर है? यही सब कुल मिलाकर है, अपना इस चीज को समझिएगा कि हम इसको क्यों जरूरत कर पड़े, क्यों इसकी आवश्यकता पड़ जा रही है। क्लियर है? चलिए अब है कि ये क्वेश्चन, इसका एग्जाम्पल दीजिए। 5 नंबर क्वेश्चन का समझ पा रहे? 5 नंबर क्वेश्चन क्या है? यस सर। बताइए। सर इसमें सबसे पहले बताना है भारत में जैसे नदियों का सुदृढ़ जाल, उसमें भूमिका में हम डाल सकते हैं कि जैसे उत्तर में कौन सी नदियां हैं, दक्षिण में कौन कौन सी नदियां, थोड़ा थोड़ा वो करके। उसके बाद फिर जलापूर्ति और विशेष पेयजल की कमी से जूझ रहे हैं, तो जो मराठा का विदर्भ क्षेत्र है या फिर कर्नाटका में पिछले साल जो वाटर क्राइसिस हुआ था उसकी चर्चा कर सकते हैं। जो अभी 2050 तक ऐसा बोला जा रहा है कि बिहार में भी जल संकट काफी होगा, अभी IIT पटना का रिपोर्ट आया था। या फिर जलवायु परिवर्तन के कारण जो IPCC का रिपोर्ट है कि लगभग 50% लोगों को आगे जल की समस्या होगी। फिर राजस्थान वगैरह के क्षेत्र में जो पेयजल की कमी है, तो उन सबको दिखाते हुए वो पूरा उसका सर के साथ, और फिर उस समस्या के समाधान के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी, तो इसमें फिर सर अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का कैसे यूज कर सकते हैं, परमाणु प्रौद्योगिकी का जैसे वो विकिरण के माध्यम से जल का शोधन करके, या ROUV का जो हम लोग यूज कर रहे हैं अभी घर पे। फिर इसमें सर जैसे समुद्र का हमारे पास पूरा जो कोस्टल एरिया है वहां पे, तो उसके जल को हम कैसे मतलब विलवणीकरण करके हम पेयजल में ये कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसा कि सऊदी अरब वगैरह करते हैं। तो वो सर यहाँ पे हो जाएगा। इसके अतिरिक्त सर नदी जोड़ो कार्यक्रम है सर, उसको और अच्छे ढंग से लागू कर सकते हैं सर। जो उसका जो ये जो परियोजना है उसको सर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अच्छे से। हाँ सर, बिहार का उदाहरण गंगा उद्भव योजना को इधर बख्तियारपुर से आगे इधर राजगीर बोधगया वगैरह ले जाया गया, तो ये एक बेहतर एग्जाम्पल है बिहार में। वाटर लिफ्टिंग प्रोग्राम जो था सर। हाँ वेरी गुड, लिफ्टिंग प्रोग्राम, ये सब लिख के आप आगे बढ़ सकते हैं। ये सब चीजें ठीक है। जल जीवन हरियाली की चर्चा कर दीजिएगा, हिवरे बाजार की चर्चा कर दीजिएगा,
इजराइल सर मॉडल अभी इजराइल मॉडल को भी ड्रिप इरिगेशन के लिए जो चर्चा की जाती है वो सब बचाव के लिए बोल सकते हैं। इजराइल मॉडल है ना ड्रिप इरिगेशन और जल पुनर्चक्रण के लिए। अब भारत के साथ यस सर। इजराइल ने समझौते भी कुछ किए हैं, इसको लेकर बोल सकते हैं। कुल मिलाकर बात यही है, बाकी सब सही है। फिर जो IWMR जो है, IWRM जो है, जो समेकित जल संसाधन प्रबंधन की बोलता है ना, कि कैसे जल प्रबंधन करना, सरफेस और ग्राउंड वाटर को कैसे रिचार्ज करना है, कैच द रन प्रोग्राम, ये सब है ना। यस सर। जन भागीदारी, कम्युनिटी जब लीड्स वाटर मैनेजमेंट जो है वो उसको कैसे बढ़ावा दे सकता है। किफायती तकनीक विकास, जिसमें हम लोग बात करते हैं लो कॉस्ट जो जो प्यूरिफिकेशन सिस्टम, नाम सुने, लो कॉस्ट प्यूरिफिकेशन सिस्टम, नाम सुने। ये सब तकनीक को अपनाकर हम बेहतर कर सकते हैं। फिर डेटा ड्राइवन गवर्नेंस हम बना सकते हैं, अर्थात डेटा आधारित निर्णय लेने वाली तकनीक को, ताकि इस प्रकार का मिसयूज जो हो रहा है उसको कंट्रोल किया जा सके, उसको बेहतर किया जा सके। कुल मिलाकर ये सब बात है, क्लियर है। इतना जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसको कवर कर लेना है, और कोशिश करेंगे कि कल से आप लोग प्रश्न, कुछ प्रश्न है उसका उत्तर लिख कर आइएगा, ठीक है ना। एक शॉर्ट एक लॉन्ग क्वेश्चन बोले थे ना। यस सर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 टिक कर लीजिए इसमें, इसको लिख कर आना। लॉन्ग क्वेश्चन एक हो गया, ठीक है, टिक कर यस लिए सर। आप अपने अपने जगह पर। यस सर। और हाँ, और एक आइए इधर शॉर्ट क्वेश्चन में, साइबर सुरक्षा, इसको दोनों को क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 11 वहां पर आप दोनों लिख कर आइए। कल सभी लोग कॉपी अपना लिख कर भेज देंगे, एक शॉर्ट एक लॉन्ग का, ठीक है ना। एक शॉर्ट क्वेश्चन और एक लॉन्ग क्वेश्चन का, ठीक है। समय निर्धारित करके खुद से लिखने की कोशिश कीजिए, जो आपको आता ही नहीं कि एआई का प्रयोग कर लीजिएगा और भी चीजों का प्रयोग कर लीजिएगा। समझ गए। यस सर। यस सर। ये सब चीजें थोड़ा सा कर लेना, ठीक है। दोनों का क्वेश्चन कितने बता आप लोग सेंड कर दीजिए, ताकि देख लेंगे तब ना रिव्यू देंगे, ओवरव्यू कर लेंगे। आप लोग 4 बजे तक दे दीजिएगा। यस सर। सोच लीजिएगा, जो जॉब करते हैं एक बार देख लीजिएगा, अपना टाइम टेबल से लिख लीजिएगा, आप भेज दीजिएगा 4 PM तक, ताकि हम उसके एक बार रिव्यू ओवरव्यू देख के अगले दिन इस पर डिस्कस भी कर दे। कोई एरर होगा, कोई बातें होंगी, ठीक है। 8 नंबर AI वाला और एक क्वेश्चन इधर नीचे वाला, कहाँ गया 11 नंबर, 11। कहाँ गया जी, ये वाला विद्युत खपत वाला, ठीक है ना। लॉन्ग क्वेश्चन दोनों को अच्छे से एक बार देख लीजिए। PDF आप लोग ग्रुप में शेयर है, आज वाला बना के भेज देंगे थोड़ा देर में। उसके बाद कल मिलते हैं। फिर कल से आप लोग थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए, पढ़ के आइए, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। कि जैसे पहला दिन कैसे कराए थे, और भी चीजें एनर्जेटिक रहिएगा तब ना, ठीक है ना। यस सर। चलिए ठीक है, मिलते हैं हम लोग फिर। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। जी।